आज के इस लेक्चर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो बंगाल में जो गवर्नर जनरल जहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस तरीके से बंगाल में गवर्नर जनरल स्टार्ट हुए, फिर गवर्नर जनरल कैसे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर गवर्नर जनरल जो भारत के थे वो वाइसराय में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक। और हम 1947 तक इवन 1950 तक की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है बेटा कि 1773 में एक एक्ट आया है, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया बेटा कि जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें अब बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो क्या हो गया, गवर्नर ऑफ बंगाल ये कन्वर्ट हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है? रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने से। और इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएंगे कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 1774 में जो पहले गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल के वो वॉरेन हेस्टिंग बनेंगे। और ये वॉरेन हेस्टिंग किससे बने थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रोविज़न था कि जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो यहाँ से हम बात करेंगे। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में हम क्या देख रहे हैं? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स रहेंगे। इनके बारे में कुछ बातें जो हम कर चुके हैं, जैसे नेक्स्ट बात तो 1775 में फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है इनके समय में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। इसके अगर हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो कहाँ से शुरू होता है ये? सूरत की संधि। तो जो सूरत की संधि थी 1775 में, इस ट्रीटी ऑफ सूरत से बेटा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू होगा और ये कहाँ ख़त्म होगा जाके? तो सालबाई की संधि पर ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी बात है 82 में समाप्त हुआ, तो सालबाई की संधि कब होगी? 1782 में। यानी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वॉरेन हेस्टिंग के समय में पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो रहा है। उसकी शुरुआत होती है सूरत की संधि से 1775 में, और ये समाप्त जो होता है आंग्ल मराठा युद्ध वो किस पर होता है? तो सालबाई की संधि के माध्यम से इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसके समय भी वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ओवरऑल टेन्योर जो वॉरेन हेस्टिंग का है वो 1772 से 85 तक का था। तो यहाँ तक की जो भी इंसिडेंट या घटनाएं होंगी वो सब आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? वॉरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत आएंगी। तो ये चीज़ हो गई पहली एक। इसके अलावा अगर हम बेटा इसी को और कनेक्ट करें तो 1780 से 84 के बीच में क्या होता है? तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध या एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर या आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में। और ये जो युद्ध होता है समाप्त, अगर हम देखें तो यहाँ पे 1784 में एक संधि होगी बेटा, मंगलौर की संधि, तो ट्रीटी ऑफ मंगलौर। इस मंगलौर की संधि से सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसके कार्यकाल की एक और इम्पॉर्टेंट घटना क्या है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84, और 1784 में ट्रीटी ऑफ मंगलौर, मंगलौर की संधि से इसका ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक। ये चीज़ अब 1784 में ही इसके समय में अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण घटना है जो इसके समय हुई थी, वो था पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा? पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके समय एक पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था।
किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? एक तो 1784 का है, और ये पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ये आया था। और किसके नाम पर आया? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे यंगर पिट। क्या नाम था? यंगर पिट। तो यंगर पिट जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्हीं के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो लाया गया था। ठीक, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये एक भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गई बात? तो ओवरऑल अगर हम वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो क्या क्या हो गया? 1772 में सबसे पहले इसने द्वैत शासन समाप्त किया था आते से बंगाल में। 1773 में इसके समय रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर 1774 में ही, ठीक है, क्या हो गया था यहाँ पर? अरे सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है कलकत्ता में। सर एलिजा एम्पे इसके पहले प्रमुख बनते हैं। 1774 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है शुरू सूरत की संधि से। 82 में सालबाई की संधि से ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद 1780 से 84 में हम आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं सेकेंड, और 84 में मंगलौर की संधि से समाप्त हो जाता है। 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आता है। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न है, आप बताइएगा कलकत्ता मदरसा कौन सा मदरसा? कलकत्ता मदरसा। ठीक है, और एक है यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट। ये किससे संबंधित हैं? चलिए बताइए। अच्छा, कब का है? 17? अच्छा, ठीक है, ठीक है। किसने किया था इसे एस्टेब्लिश? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में यह स्थापित हुआ था, इन्हीं ने किया था कलकत्ता मदरसा। चलो बहुत बढ़िया है। और बताइए यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट जो था, यंग बंगाल आंदोलन किसका था? लाइव क्लास, कलकत्ता मदरसा आपका आंसर एकदम सही है। तो एक और चीज़ क्या हो गई? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हो जाती है। अब यंग बंगाल आंदोलन और बता दीजिए आप हमें कि कब का है और क्या है यंग बंगाल मूवमेंट? जल्दी बोलिए लाइव क्लास, फटाफट। यंग बंगाल आंदोलन किसका है? नहीं बता रहे हैं, बोलिए कब? बताइए कब किया था इन्होंने? बोलिए जल्दी से। 1826 हेनरी बिबियन डेरिजियो। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसके समय क्या आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कौन सी संस्था आई थी इसके समय? हेनरी बिबियन डेरिजियो ने। ठीक है, यंग बंगाल, ध्यान रखना ये यंग बंगाल अब इसके समय तो नहीं हो सकता, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय एक संस्था बनी थी जिसे विलियम जोन्स ने बनाया था। चलो ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो उस संस्था का नाम बता दीजिए जो विलियम जोन्स ने किया था, जिसके गठन। क्या? एशियाटिक कब हुई थी ये? अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो बेटा क्या होता है, ये यंग बंगाल कई बार मिक्स हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है बंगाल के गवर्नर जनरल बनी है ये पहले,
बहुत बाद में होगा यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट 1826, हेनरी विबियन डेरिजियो, इसको आप अलग नोट कर दीजिए। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय एस्टेब्लिश हुआ या इसी ने किया 1781 में, ठीक है। और जो विलियम जोन्स थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसकी स्थापना की? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन भी बेटा आ चुका है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो कितनी चीज़ें हो गई जो 1784 से कनेक्ट होंगी। एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784, विलियम जोन्स, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए ये चीज़। और कलकत्ता मदरसा कब था? 1781 में। तो एक कलकत्ता मदरसा आपसे ऑलरेडी पूछा गया। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बने, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। एक चीज़ फिर इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम जोन्स ने की थी, लेकिन इस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट के समय भी वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और तीसरी जो चीज़ है, 80 से 84 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है और 1784 में ही ट्रीटी ऑफ मंगलौर, तो मंगलौर की संधि जो है वो हो रही है, ठीक। इतनी बातें आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पता होनी चाहिए। इसी के समय बंगाल में कलकत्ता में पहली बार क्या स्थापित हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। अब आप पूछ लीजिए, कुछ भी आ जाए वॉरेन हेस्टिंग्स से, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी प्रश्न है किसी के मन में तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलें वॉरेन हेस्टिंग्स के। बोलिए, पूछना है कुछ बेटा? अगर वॉरेन हेस्टिंग्स को आप बहुत जल्दी जल्दी क्रम से बनाने की कोशिश करें तो 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति, 1773 में, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में इसी एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं 1774 में। 1775 में जाके क्या हो जाता है? पहला एंग्लो मराठा वॉर किससे शुरू हो जाता है? सूरत की संधि से। फिर 1775 से लेके 82 तक पहला एंग्लो मराठा युद्ध चलेगा, 82 में जाके ये समाप्त हो जाता है। फिर से वापस आइए 80 पे, तो 1780 में जाके क्या शुरू होगा? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होगा, 80 से 84 तक चलेगा और 84 में ये मंगलौर की ट्रीटी पर समाप्त हो जाएगा। फिर 81 में कलकत्ता मदरसा बन जाता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर 84 में अगर हम बात करें तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पिट्स इंडिया एक्ट और मंगलौर की संधि, ये 1784 की घटनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से ये हो जाते हैं आपके क्या, और यहाँ पर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है और इस समय भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक। तो आई होप कंप्लीट हो गया आपका ये वॉरेन हेस्टिंग्स वाला। किसी का कोई प्रश्न इसमें? आगे चलें। सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के समय में हुई है, एलिजा इम्पे इसके प्रमुख थे, सर एलिजा इम्पे। अब 1785 तक हम पहुंच चुके हैं, तो 1785 से लेके कब तक? 1786 तक। यहाँ पर कौन बनेंगे? ठीक है, तो सर जॉन मैकफर्सन। तो ये जो सर जॉन मैकफर्सन हैं, ये कौन बनेंगे बेटा? यहाँ पर दूसरे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे। मज़ेदार तो ये है, अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, तो कई बार लोग नहीं इस आंसर को कर पाएंगे क्योंकि छोड़ देते हैं लोग इसे। तो सर जॉन मैकफर्सन जो हैं ये बनेंगे 1785 से 86 में, और अब जो आएंगे फिर से महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल होंगे 1786 से लेके 1793 तक, ठीक है। और ये हैं कॉर्नवालिस। कौन है बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो बेटा आपको ध्यान रखना होगा ICS के जनक, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जिन्हें जाना जाता है, तो भारतीय सिविल सेवाओं के जनक जो हैं वो कॉर्नवालिस ही हैं, ठीक है।
भारत में पुलिस स्टेशन की स्थापना थानों की इन्हीं ने की है, आईसीएस के स्थापना इन्हीं ने की है। और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अब उनमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1790 से 92 में, तो 1790 से 92 में बेटा क्या होता है, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तीसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर था वो किसके समय होगा, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय होगा। और सीधी सी बात है कि यहाँ 1792 में ये समाप्त होगा, तो ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम। तो श्री रंगपट्टनम की संधि जो होगी, इस संधि से, श्री रंगपट्टनम की संधि से बेटा ये युद्ध जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है इनके समय की। इसके बाद 1792 हो गया तो 3 आएगा। 3 में सबसे मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 2 क्वेश्चन खूब पूछे गए एग्जाम में। एक है कॉर्नवालिस कोड, कौन सा कोड, कॉर्नवालिस कोड। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया आपके प्री में कि कॉर्नवालिस कोड किसके समय में आया, तो कॉर्नवालिस के कब आया, तो 1793 में। इसके अलावा एक और घटना है 1793 की, परमानेंट सेटलमेंट। क्या नाम है बेटा इसका, परमानेंट सेटलमेंट, या इसे हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो इसके समय में बेटा क्या आया, स्थायी बंदोबस्त जो है इसी के समय में आया, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1793 कॉर्नवालिस कोड, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक कॉर्नवालिस कोड आया इसी के समय में 1793 में, और एक परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त। इसी का दूसरा नाम है बेटा जमींदारी व्यवस्था। कैसी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। इसके और भी कुछ नाम मिलते हैं, जैसे इस्तमरारी व्यवस्था, सूर्यास्त कानून इसी के अंतर्गत आता है। तो जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था। इस्तमरारी पढ़ेंगे हम, चूँकि ये मीन्स का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अलग से भी हम आगे इसे पढ़ेंगे। बट अभी आपको ध्यान रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त 1793, इसके अलावा कॉर्नवालिस कोड भी 1793 का था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि क्या क्या हो गया, स्थायी बंदोबस्त इनके समय हो गया, जमींदारी व्यवस्था, श्री रंगपट्टनम की संधि हो गई इससे पहले, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इनके समय हो गया। ठीक है, आईसीएस के जनक हैं तो फादर ऑफ आईसीएस के रूप में ये जाने जाते हैं। किसके रूप में, फादर ऑफ आईसीएस। पुलिस स्टेशंस इन्होंने, पुलिस थानों की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, और बोले तो चल न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले न्यायालय और न्यायाधीश, तो मोबाइल कोर्ट इन्होंने बनाए थे अपने समय में। इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी किसकी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, तो 1786 से लेके 93 तक की बात होती है। और यही कॉर्नवालिस है जो इनकी मृत्यु भारत में हुई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनकी मृत्यु भारत में हुई, इन्हें मारा नहीं गया, लेकिन इस टेन्योर में इनकी मृत्यु नहीं हो रही है। ये एक बार फिर से आएंगे 1805 में, तो अब 1805 में बेटा इनकी डेथ होगी। कब होगी, 1805 में। और इनकी कब्र कहाँ है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी डेथ है। लेकिन ये ध्यान रखना कि पहले टेन्योर में नहीं है, दोबारा से फिर से एक टेन्योर आता है किसका, कॉर्नवालिस का। तो ये जो कॉर्नवालिस थे एक बार फिर ये कब आएंगे, 1805 में गवर्नर जनरल बनेंगे और उसी दौरान इनकी डेथ हो जाएगी। तो पूछा गया है कि इनकी कब्र कहाँ पर है, ऐसे याद रख लो, का कॉर्नवालिस की का कब्र। ठीक है, और खा में नहीं, गा में, अरे गाजीपुर, का खा गा। ठीक है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी कब्र है कॉर्नवालिस की। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस गवर्नर जनरल की उनके पद पे रहते हुए हत्या की गई। तो पद पे रहते हुए जो हत्या की गई है वो मेयो की थी। देखो ऐसा लो, माँ से मेयो और माँ से मर्डर, एम से मेयो, एम से मर्डर।
तो मर्डर किसका हुआ? मेयो का, लॉर्ड मेयो का। जबकि मरे कौन थे? अपनी तरफ से मरे दोनों हैं, लेकिन एक को मारा है, एक मरे हैं खुद से। तो याद रखिएगा अच्छे से, 1805 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कॉर्नवालिस की डेथ हो जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक की बात। तो हम इस तरीके से कहाँ तक आ गए? 1793 तक। और 1793 से 98 तक कौन आएंगे? सर जॉन सोर। तो ये जो सर जॉन सोर आएंगे बेटा, ये कहेंगे चुप रहो, शोर मत करो। तो शोर के समय में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है 1793 का पहला चार्टर। इसको लोग गलत कर सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कॉर्नवालिस के समय आया होगा, लेकिन जो पहला चार्टर था, 4 चार्टर आए हैं हर 20-20 साल पर आए। 1793 20 साल ऐड करो 1813, फिर 20 साल ऐड करो 1833, फिर 20 साल ऐड करो 1853। तो जो पहला चार्टर था ये किसके समय आया है? सर जॉन सोर के समय आया है। बस एक ही ये प्रश्न है जो इनसे पूछा जाता है, इस पे हम ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे, ना कोई एग्जाम में पूछी गई है। तो 1793 से 1798 तक सर जॉन सोर जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। और इसके बाद में फिर से ये महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल आ जाता है जो कि 1798 से 1805 तक रहेगा। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कौन आएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली था बेटा, ये बन के आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इनको थोड़ा सा हम अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने की कोशिश करें तो सबसे पहले 1798 में ये लेके आएगा सहायक संधि। क्या लेके आएगा? सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। तो इसने एक तो क्या शुरू कर दी यहाँ पर? सब्सिडियरी अलायंस शुरू की। बेटा हम सहायक संधि और हड़प नीति दोनों को अलग टॉपिक के रूप में भी समझेंगे, तो अभी हम फिलहाल छोटा सा समझ लेते हैं कि सहायक संधि कब शुरू हुई? 1798 में। और जो राज्य थे सहायक संधि स्वीकार करने वाले, उन्हें HMT से याद रख लो। HMT की घड़ियाँ आती हैं, तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। और अगर बोले तो ये जो युद्ध हो रहे हैं ना, आंग्ल मैसूर युद्ध, देखो हमने यहाँ देखे, तो अब इसके समय में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, थोड़ा कनेक्ट करना, 1799 में बेटा क्या होगा? 4th आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। कौन सा युद्ध? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो फर्स्ट जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1799 में है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने, मैसूर ने क्या नहीं स्वीकार किया? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार नहीं की, और इसी के चलते ये आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और उसके बाद जब ये हार जाएंगे टीपू सुल्तान, इवन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो टीपू सुल्तान थे, कौन थे बेटा? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की यहाँ पर डेथ हो जाती है एक तो, और इनकी तलवार किसके पास है? ठीक है, ये अपने आप को बंगाल टाइगर भी कहता है। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। और टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के ही पास थी। इसके समय में इनकी डेथ हो जाती है, और फिर इसी के चलते ये मैसूर क्या हो रहा है? ठीक है, सहायक संधि अब नहीं तो अब करेंगे। तो मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार की टीपू सुल्तान के डेथ के बाद में। तो ये आपका हो जाता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। बेटा यहाँ ध्यान रखना है आपको, आंग्ल मराठा युद्ध 3 थे, मराठा 3, लेकिन आंग्ल मैसूर युद्ध 4। ठीक है, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 से लेके 18 बस इतना ही, 99 से कहीं नहीं, 1799 में होता है। यहाँ टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और फिर क्या करेगा मैसूर? 1799 में ही मैसूर जो है वो कौन सी संधि स्वीकार करेगा? सहायक संधि स्वीकार करेगा। समझ में आई बात? यानी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले 1798 में हैदराबाद करेगा सहायक संधि स्वीकार, और 1799 में मैसूर जो है वो सहायक संधि स्वीकार कर लेगा। तो सब्सिडरी अलायंस कब स्वीकार करेगा मैसूर? स्वाभाविक सी बात है कि जब हारेंगे उसके बाद ही करेंगे। तो 1799 में
मैसूर जो है वो सहायक संधि स्वीकार कर लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो एक और युद्ध इसके समय में होगा बेटा, और ये युद्ध शुरू होगा 1802 की वसीन की संधि से। किसकी संधि? वसीन की संधि। और ये किसने की थी बेटा? तो बाजीराव सेकंड जो थे पेशवा, कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड ने 1802 में अंग्रेज़ों के साथ वसीन की संधि कर ली, और इस वसीन की संधि के बाद में शुरू हो जाएगा आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 1805 में। ये क्या हो जाता है? थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर, सॉरी आंग्ल मराठा, सॉरी तो थर्ड आंग्ल मराठा, नहीं क्या हो रहा है दिमाग, सॉरी भैया, अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, देखो ऐसे समझ लो कि दो में, क्या दो? लड़ाई दो। तो 1802 में वसीन की संधि हुई, यानी कि बाजीराव सेकंड के बस की नहीं थी, और इसके बाद में 1803 से 5 के बीच में जो युद्ध होता है वो है आपका सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। और इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन है गवर्नर जनरल बंगाल के? लॉर्ड वेलेस्ली हैं। और ये युद्ध शुरू किससे होता है? तो वसीन की संधि जो थी इसके उल्लंघन से ये युद्ध शुरू होता है। अब इस बेटा इस वाले दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 3 संधियां हैं। क्या है? तो इसमें, और पहले तो शुरू हो गई वसीन से, इसके अलावा यहाँ कौन सी संधि है? हाँ बताइए। देवगांव और सुरजी अर्जन गांव, और एक है बेटा, ठीक है, कौन सी? राजपुर घाट की संधि। किसकी? राजपुर घाट। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय ही हैं, ठीक है। लेकिन अंतिम संधि कौन सी है? राजपुर घाट। लेकिन बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि राजपुर घाट की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेस्ली नहीं था। बात समझ में आ रही है? फिर से बोलें। देखो, देवगांव की संधि होती है, देवगांव की संधि भोंसले से होती है। किससे होती है? भोंसले। और ये कब हुई? तो 1803 में हुई। सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया से होती है, सा से सुरजी सा से सिंधिया। ये भी कब होती है? 1803 में होती है। तो ये थे सिंधिया। कौन थे? सिंधिया 1803। लेकिन ये जो राजपुर घाट की संधि होगी ये होगी बेटा होलकर से। किससे? होलकर। ठीक है। यहाँ पर राजपुर घाट की संधि के समय कौन है? देखो ऐसे याद रख लो, राजपुर होलकर रारा। तो राजपुर घाट की संधि जो होगी वो होलकर से होगी, और इसी राजपुर घाट की संधि के साथ सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि राजपुर घाट की संधि या राजघाट की संधि भी बोलते हैं बेटा, ये इसके समय नहीं हुई थी, वेलेस्ली के समय। अब देखो हमने देखा 1805 आ गया, तो 5 में वेलेस्ली गया। वेलेस्ली के जाने के बाद 1805 में ही कॉर्नवालिस आएगा, इनसे भी नहीं होगी, इनकी हो गई डेथ। कहाँ? गाजीपुर यूपी में। फिर इसके बाद कौन आएगा? तो यहाँ पर आएंगे जॉर्ज बार्लो। कौन आएंगे बेटा? तो 1805 में 5 से लेके 7 तक जॉर्ज बार्लो। ठीक है। तो जॉर्ज बार्लो कह रहे हैं, ठीक है, राजपुर घाट में जाके बाढ़ लो, हमें मार डालो। ठीक है, अब क्या लड़े, क्या हो जाए। तो याद रखिएगा बेटा, राजपुर घाट की जो संधि है, किसकी संधि? ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ये किसके समय होगी? तो जॉर्ज वार्लो जो थे इनके समय होगी 1805 में। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई सारे लोग इसे गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि लगता है ऐसे है कि सबसे ज़्यादा लड़ाकू तो यही था, बंगाल टाइगर। कौन?
ये बंगाल का शेर बोलता था अपने को, टाइगर ऑफ बंगाल। तो ये जो टाइगर ऑफ बंगाल या बंगाल टाइगर है कौन है? वेलेजली साहब। तो कन्फ्यूजन में लोग राजपुर घाट की संधि के समय इसको लगा देते हैं, तो आपको आंसर करना है राजपुर घाट की जो संधि हुई थी वो जॉर्ज बार्लो के समय हुई थी। तो यहाँ ये आपका कौन सा गवर्नर जनरल, बस जॉर्ज बार्लो में आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, 1805 से 7 के बीच में था। अब आपसे पूछा जाए कि भैया तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय समाप्त हुआ? बार्लो के समय। क्यों? क्योंकि राजपुर घाट की संधि किसके समय हुई? बार्लो के समय। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, कौन से गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, सुनना अच्छे से, ठीक है, तो कौन से गवर्नर जनरल हैं बंगाल के जो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं हैं? अच्छा ये बता दो कौन कौन संबंधित थे सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध से? बेलेजली थोड़ी देर के लिए सही आए तो भैया, कॉर्नवालिस, हाँ हाँ चल रहा है युद्ध, ठीक है, हम मर जाते हैं, ठीक है। तो कौन, याद रखिएगा, बेलेजली, कॉर्नवालिस और वार्लो, ये 3 गवर्नर जनरल हैं जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर होंगे। तो मुझे कौन संबंधित नहीं है, तो फिर आपका जो इसके अलावा होगा वो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से संबंधित नहीं रहेगा। बोलो भैया यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पर हमने जो आपको बात बताई उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए अच्छे से, कि जो चीज़ें हैं, एक है आपका क्या, लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली को आप बिल्कुल एकदम क्लियर कट याद रखिए, 1798 से 1805 तक का इनका टेन्योर था। 1798 में आके इन्होंने सब्सिडरी अलायंस लेके आई है, सहायक संधि। सहायक संधि 1798 में शुरू हुई थी। पहला जो राज्य था वो हैदराबाद था, फिर मैसूर था, फिर तंजौर था, जिन्होंने इस सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके जब हम आगे जाते हैं तो 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है, और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बेसिकली देखा जाए तो यही थी सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि। जो क्या हुआ था, सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया? तो इस सब्सिडरी अलायंस को टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया, और जब इन्होंने, टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि स्वीकार नहीं की, सब्सिडरी अलायंस, तो इसके परिणाम स्वरूप, सहायक संधि के परिणाम स्वरूप ही ना स्वीकार करने के चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ठीक, और टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो लॉर्ड वेलेजली के पास है, ये अपने आप को बंगाल टाइगर या टाइगर ऑफ बंगाल कहता था। ठीक, फिर इसके बाद में टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में मैसूर जो है इसके साथ सहायक संधि करता है। इसके बाद में 1799 के बाद में हम देखते हैं 1802 में जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, ठीक है, तो पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के साथ में वसीन की संधि करते हैं। ये संधि मराठों को नहीं पसंद आती है, जैसे सिंधिया, होलकर, भोंसले, तो परिणाम स्वरूप सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है 1803 से 1805 में, और इसमें एक एक करके ये लोग हारते हैं। जैसे पहले भोंसले हारते हैं और देवगांव की संधि होती है अंग्रेज़ों के साथ में, फिर सिंधिया हारते हैं, सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं ये लोग, और उसके बाद 1805 में राजपुर घाट जो था की संधि के माध्यम से, या राजघाट की संधि के माध्यम से, ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है ये समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बीच में कितनी घटनाएं होती हैं, एक तो वेलेजली चला जाता है 1805 में, फिर कॉर्नवालिस आते हैं 1805 में, इसके बाद कॉर्नवालिस की डेथ हो जाती है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी कब्र है। इसके बाद जॉर्ज बार्लो आता है 1805 में ही, और बार्लो के ही समय में राजघाट या राजपुर घाट की संधि, जो कि किससे हुई थी, होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी, इससे आपका दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। चलो एक होमवर्क वाला क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग कि राजपुर घाट की संधि के समय होलकर जो शासक थे वो कौन थे? कोई भी लाइव क्लास बताए कोई, राजपुर घाट की संधि कौन? बोलिए, क्या कह रही हैं रिया, फिर से बोलिए, कौन है, जल्दी बताओ। ठीक,
तो राजपुर घाट की संधि के समय इस समय जो होलकर हैं वो हैं यशवंत राव होलकर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो होलकर हैं राजपुर घाट की संधि के समय वो यशवंत राव होलकर हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि महाराजा यशवंत राव होलकर, और ये यशवंत राव होलकर को हम क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे। यशवंत राव होलकर को ही कहा जाता है, हाँ लाइव में कोई बोलेगा जल्दी, यशवंत राव होलकर को किस नाम से जानते हैं? सॉरी क्या कहते हैं? हाँ, तो ये हैं मध्य भारत के नेपोलियन, मध्य भारत के नेपोलियन। तो नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत के नेपोलियन के रूप में कौन जाने जाते हैं? यशवंत राव होलकर। मैं पेन यहाँ पे लाइन कर देता हूँ डिमार्केशन के रूप में, जिससे आपको याद रहे। देखिए ये आपका 1805 से कहानी शुरू हुई है, और ये कौन आ गया है? वार्लो आ गए हैं यहाँ पर। तो वार्लो के समय में होगा राजपुर घाट की संधि, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट या राजघाट, यशवंत राव होलकर और अंग्रेजों के बीच। और यशवंत राव होलकर जो है वो नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मतलब पूरा देखें तो इनका कार्यकाल इसी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ही हो गया, ठीक। तो एक सहायक संधि, एक आंग्ल मैसूर युद्ध, एक वसीन की संधि, फिर देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, ये सब किसके समय है? वेलेजली के समय। लेकिन राजपुर घाट की संधि जॉर्ज बार्लो के समय होगी। इनका ये टेन्योर हो जाता है लॉर्ड जॉर्ज बार्लो का। और इसके बाद में जब हम आगे आते हैं तो अब हम आ गए बेटा 1807। तो 1807 से लेके 13 तक यहाँ कौन आएंगे? हाँ जी, हाँ, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, मतलब कहाँ से क्या पूछना चाहते हैं? लो मैं शुरू से बता देता हूँ। देखो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1802 में शुरू होगा। तो वही कौन सी संधि? वसीन की संधि से ये स्टार्ट होती है। और कौन करते हैं वसीन की संधि? पेशवा बाजीराव सेकेंड। इतना क्लियर है आपको? पहले वो वहाँ जगह कम है इसलिए मैं वहाँ लिखने की जगह यहाँ लिख रहा हूँ। फिर 1803 में युद्ध शुरू हो गया और 3 से 5 तक चला। अब इस दौरान 1803 में, ठीक है, तो कौन सी संधि? देवगांव की संधि। ये जो देवगांव की संधि है, ठीक है, ये हो जाती है आपकी। और ये किससे होती है? तो भोंसले साहब से। फिर 1803 में ही सुरजी अर्जन गांव। तो ये जो सुरजी अर्जन गांव या सुरजी अंजन गांव बोलते हैं, ये सिंधिया जी से हो जाती है। ये भी कितने समय की है? 1803 की। इसके बाद हम देखते हैं तो 1805 आता है। ये लास्ट कहानी है जो आपकी किससे है? बता दो, राजघाट या राजपुर घाट की संधि है ये। और ये कौन है यहाँ पर? होलकर, यशवंत राव होलकर हैं और अंग्रेज हैं। और इससे ये समाप्त हो जाएगी। और इस समय गवर्नर जनरल कौन है? जॉर्ज वार्लो है। कोई कन्फ्यूजन आपको? बोलिए। हाँ, सॉरी, फिर से बोलो, बोलिए बोलिए एक बार फिर से बोलिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई। कौन सी संधि? अच्छा, बुरहानपुर की संधि। हाँ बोलिए बोलिए, किनके मध्य? पूरा तो बोलिए, रुक क्यों जाते हैं आप? हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत है? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप?
ये बताइए। हाँ हाँ, बुरहानपुर की संधि ये कह रहे हैं आप 1804 में। हाँ ठीक है ना, 1804 में बुरहानपुर की संधि हुई है दौलत राव सिंधिया से, कोई गलत बात नहीं है, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इतनी जो इम्पोर्टेंट नहीं रही है, ना कभी एग्जाम में पूछी गई, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सुरजी अर्जन गांव की संधि किससे हुई है, तो सिंधिया जी से हुई है। इसको ही आपको याद रखना है, यही एग्ज़ाम में आती है। इसके बाद जो लास्ट, चूंकि ये लास्ट है, राजघाट या राजपुर घाट की होलकर, और कौन होलकर है यहाँ, यशवंत राव होलकर, तो ये आती है। आपकी जो बात है वो अपने आप में ठीक है, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है वो यही वसीन, देवगांव, सुरजी अर्जन गांव और राजपुर घाट। बुरहानपुर की भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब हम आ जाते हैं मिंटो फर्स्ट पर। तो मिंटो फर्स्ट का जो टेन्योर है, अब देखो बेटा ये जो है ना मिंटो फर्स्ट, ये कंफ्यूज करेंगे आपको मिंटो सेकेंड से। किससे? तो यहीं मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि मिंटो सेकेंड कब थे। मिंटो सेकेंड ये आएंगे बेटा 1905 से 10 में, ये टनाटन वाले मिंटो हैं। यहीं से इतिहास शुरू होता है, जो इम्पोर्टेंट इतिहास है, जहाँ से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। तो वो मिंटो सेकेंड हैं जो 1905 से 10 के बीच में रहेंगे, जबकि ये जो मिंटो फर्स्ट हैं ये 1807 से लेके 1813 तक रहेंगे। इनको आप एक बार को अगर छोड़ भी दोगे ना तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा मिंटो फर्स्ट से, ठीक है। इनके समय में कोई ऐसी बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है जिसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत है। बस आप क्रम में याद रख लीजिए कि ये मिंटो फर्स्ट थे 1807 से 13। अब जो व्यक्ति आएगा 1813 से 23 में, ये व्यक्ति भी वेलेजली और वॉरेन हेस्टिंग्स की तरह ही है और इसके समय में भी बहुत युद्ध होंगे। तो ये कौन सा है? ये है हेस्टिंग्स। अब देखिए आपको ये याद रखना है, ना ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, ना ये हार्डिंग है, ना ये हार्डिंग फर्स्ट है। एक जैसे नाम बोल रहा हूँ मैं आपको। हमने आपको बताया कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे 1772 से लेके 85 तक थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये क्या है? ये बेसिकली जैसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऐसे ही लॉर्ड हेस्टिंग्स है ये 1813 से 23 तक। और अगर हेस्टिंग्स से मिलते जुलते नामों पे हम बात करें तो क्या है? हार्डिंग फर्स्ट, और क्या है? हार्डिंग सेकेंड, और क्या थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपको बता ही चुके हैं हम, 1772 से 85 तक। कहाँ से? 1772 से। हार्डिंग सेकेंड, आगे पढ़ेंगे हम 10 से 16 तक। और हार्डिंग फर्स्ट, अब बताओ कोई हार्डिंग फर्स्ट कब होंगे? चलो बताओ जल्दी से। ये चार लोग हैं जो कंफ्यूज करते हैं, क्या क्या? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स कब है? 13 से 23 तक। हार्डिंग फर्स्ट है, हार्डिंग सेकेंड है और वॉरेन हेस्टिंग्स है। अब कोई मुझे बता दो जल्दी से जरा, हार्डिंग फर्स्ट कब से कब तक है? अच्छा 1840, हाँ ठीक। तो 44 से 48 तक एक जैसे नाम है चूंकि ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स आए 1772 से 85 तक। फिर कौन आ रहा है? 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स आएंगे। फिर हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 1848 तक आएंगे और फिर हार्डिंग सेकेंड 1910 से 16 तक आएंगे। तो ये एक साथ आप जरूर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे चल के ये कन्फ्यूजन ना हो कि कब हेस्टिंग्स है, कब हार्डिंग है, कब हार्डिंग फर्स्ट है, कब हार्डिंग सेकेंड है।
ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अब जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने कौन से हैं? ठीक है, तो हमें पढ़ने हैं बेटा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं इनका टेन्योर आपको याद रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का 1813 से लेके 1823 तक। अब इनके समय में भी आंग्ल मराठा युद्ध ही महत्वपूर्ण घटना है जो आपको याद रखनी है। तो बेटा एक जो महत्वपूर्ण घटना है तीसरी, देखिए समझिएगा अच्छे से। तो 1817 से 1818 तक क्या होगा? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा बेटा वो किसके समय होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होगा, 1817 से 18 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब फिर से अगर हम इसकी बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध की, तो यहाँ पे संधियाँ होंगी। तो यहाँ एक संधि 1817 में कौन सी है? ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। तो ग्वालियर की संधि है ये। किसकी संधि है बेटा? ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817। और फिर कौन सी थी? पूना की संधि। और पूना की संधि भी कब की है? 1817 की ही। पूना की संधि पेशवा से होगी। ग्वालियर की संधि जो है यहाँ कौन है सिंधिया? तो दौलत राव सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि में फिर से बाजीराव सेकेंड आएंगे और अंग्रेजों के बीच होगी। और तीसरी यहाँ पे संधि है मंदसौर की संधि। तो ये याद रखिएगा मंदसौर की संधि। और मंदसौर की संधि जो है बेटा 1818 में होती है। और फाइनली इसके बाद युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि 18 ही तक था। तो मंदसौर की संधि के समय अब फिर से होलकर होंगे। तो यहाँ होलकर कौन से हैं? यहाँ होलकर है मल्हार राव होलकर सेकेंड। तो मल्हार राव होलकर सेकेंड जो है बेटा ये मंदसौर की संधि के समय रहेंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हम क्या देख रहे हैं? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में। और इसी युद्ध के दौरान अगर हम देखें तो एक ग्वालियर की संधि हो जाती है दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच। एक पूना की संधि होती है बाजीराव सेकेंड और अंग्रेज़ों के बीच। और फिर मंदसौर की संधि होती है मल्हार राव होलकर सेकेंड और अंग्रेज़ों के बीच में। तो ये एक तो इनके समय की जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये आपको याद रखनी है। अब आप इससे पहले देखो 1813 था। तो अब आप मुझे ये बताओ, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहला चार्टर 1793 का किसके समय आया? 1793 में कौन था बाबा? देखो आप लोग भूलना नहीं, अभी बताया है। 1793 कहाँ चले गए? सर जॉन सोर। सोर के समय पहला चार्टर, सोर मत कर देना, पहला चांटा पड़ेगा। तो सर जॉन सोर के समय पहला चार्टर। अब एक बात बताओ, दूसरा चार्टर भी तो होगा, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो दूसरा चार्टर आया 1813 में ही है, लेकिन अब कंफ्यूजन होता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स थे या मिंटो थे। तो चार्टर पड़ गया है, अब चुप रहो मिंट की गोली खा के। तो कहाँ होगा? सेकेंड चार्टर जो है मिंटो फर्स्ट के समय आएगा, ठीक है? मैं इसलिए वहाँ से रुका हुआ था कि जिससे आपको चीज़ें समझाई जा सकें। तो मिंटो फर्स्ट के समय सेकेंड चार्टर आएगा, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। ध्यान रखेंगे। तो मिंटो फर्स्ट सेकेंड चार्टर, जबकि फर्स्ट चार्टर सर जॉन सोर के समय। पहला चांटा पड़ गया, सोर मत कर देना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में है। एक ये संधियाँ आपकी, ये सब आप देख रहे हैं किनके समय में जाएंगी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको यहाँ तक? पहले तो जल्दी बताओ, ठीक है? और क्या होगा हेस्टिंग्स के समय?
थोड़ा अलग सोचने की कोशिश करते हैं। 13 से 23 के बीच में भारतीय इतिहास में क्या हो रहा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आपको पता है। ये तो वो है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लास बताइए कुछ भी 13 से 23 के बीच में। देखो चार्टर एक इंपॉर्टेंट घटना थी, तो कहाँ हो गई, विंडो फर्स्ट के समय आ गई। अब हम बात कर रहे हैं 13 से 23 के बीच में कुछ हो रहा है भारतीय इतिहास में ऐसा जो इम्पोर्टेंट हो। चलो आपसे मैं उल्टा पूछता हूं, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, बेल्लौर सिपाही म्यूटनी, तो बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, एक क्वेश्चन, जल्दी बोलिए। अच्छा 1805 से 7 के बीच में कौन थे, अरे यार मतलब थोड़ा सा ऐसे पूछ लो तो ये दिख नहीं रहे हैं, जॉर्ज बार्लो। तो देखो बार्लो, बेल्लौर, बार्लो, राजपुर घाट, क्या है, युद्ध समाप्त कर लो भैया, बार्लो समझते हैं ना, बार्लो किसी को जला दो तो कहाँ घाट पे ही जलाते हैं ले जाके, तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही बार्लो, बेल्लौर, तो बेल्लौर सिपाही म्यूटनी किसके समय बेटा, तो ये आपको याद रखना है कि बेल्लौर का जो सिपाही विद्रोह था, हालांकि हम ये 1857 की क्रांति के पहले की घटनाओं में पढ़ते हैं, तो बेल्लौर सिपाही म्यूटनी जो है वो 1806 की है, ठीक है। तो बेल्लौर सिपाही म्यूटनी 1806। वॉइस तो आ रही है ना बेटा आप लोगों को सभी को, बोलो जल्दी से, ठीक। तो लॉर्ड हॉस्टिंग्स को अगर आप इतनी सी चीज़ों में समेटने की कोशिश करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, तो आपको ये याद रखना है, आंग्ल मराठा युद्ध ही अगर आप लिखवाए इसमें तो आपका काम चल जाएगा, काफ़ी कुछ आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आ गए 23 तक। अब 23 से 28 के बीच में कौन है भाई, 1823 से 28 कोई है, कौन आएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो हैं वो 1823 से 28 के बीच में होंगे। इनसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई ख़ास लेना देना नहीं है, तो इनको अगर आपको नहीं ज़्यादा दिमाग खर्च करना है तो इतना याद रख लो कि क्रम बन जाए, बस 1823 से 28 में एमहर्स्ट हैं और बात ख़त्म। इसके बाद आएगी पिक्चर जो फिर से इम्पोर्टेंट होगी बहुत ज़्यादा, और अब कौन आएंगे, 1828 से लेके 1835 तक। तो बेटा ये जो 1828 से 35 तक गवर्नर जनरल हैं वो होंगे विलियम बेंटिक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे, और इन्हीं विलियम बेंटिक के समय अगर हम देखें तो सबसे पहले 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाएगी बेटा, किसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके समय में, 1828 में। कौन करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है बेटा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। शुरू में एक्चुअली इसका नाम क्या था, ब्रह्म सभा, बाद में इसे ब्रह्म समाज नाम दिया गया था। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में बेटा सती प्रथा निषेध अधिनियम आता है। तो सती प्रथा कौन सा अधिनियम, निषेध अधिनियम। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सती एवोल्यूशन एक्ट, कौन सा एक्ट, सती एवोल्यूशन एक्ट 1829 आएगा इनके समय में। और इस एक्ट के 17 सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 17, या इसी को हम कह सकते हैं रेगुलेशन 17। तो धारा 17
या रेगुलेशन 17 के माध्यम से सती प्रथा जो है वो समाप्त कर दी गई थी। तो सती प्रथा को समाप्त करने पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया, तो विलियम बेंटिक ने। ठीक है, ये दूसरी इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है। और अगर हम इसको और आगे चलें तो 1833 में जो राजा राम मोहन राय हैं, किसकी, राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती है। तो राजा जी की डेथ हो जाती है, तब भी गवर्नर जनरल कौन होगा, विलियम बेंटिक होगा। और इसके समय में चीज़ें जो परिवर्तित होंगी वो होंगी 1833 से। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि तीसरी चीज़ जब चेंज हो रही है, एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चेंज हुई, एक फिर इसके बाद तीसरी कहाँ है अभी है, तो बोलो ना दूसरी। तो 1833 का जो चार्टर आएगा और ये है आपका तीसरा, इसलिए याद आता है क्योंकि ये तीसरा चार्टर है। तो थर्ड चार्टर ने बेटा क्या किया, अभी तक हम क्या देख रहे थे, 1774 से लेके, आप लास्ट क्लास को याद करने की कोशिश करिए अगर किसी ने अटेंड की हो। तो 1774 से लेके 1833 तक क्या बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काम कर रहे थे। अब इस एक्ट के लागू होने से 1834 में बंगाल का नहीं, अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा कौन, विलियम बेंटिक। और अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में तो मैंने कहा था ये क्या था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वेरी गुड। तो बंगाल का ये अंतिम गवर्नर जनरल था और यही व्यक्ति क्या बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल नहीं। तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाएगा क्योंकि इस चार्टर एक्ट ने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ से कहाँ से, 1834 से, क्योंकि 33 का एक्ट हो गया, 1834 से विलियम बेंटिक क्या बन जाएंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक की बात आपको। तो 1834 में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाएंगे कौन, विलियम बेंटिक। इसके अलावा 1834 में जाके ये एजुकेशन से संबंधित एक एक्ट लेके आएंगे जो इन्हीं के समय में होगा, ये आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। तो 1835 में ये शिक्षा संबंधी एक्ट लेके आएंगे, ये कौन, समझ में आ रही है, विलियम बेंटिक। तो आपको विलियम बेंटिक की इतनी बातें तो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा इस जो तीसरा चार्टर था, इस तीसरे चार्टर में एक प्रावधान था बेटा, अब हमें अलग से भी एक्ट पढ़ना है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो तीसरे चार्टर में एक तो क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए पूरे तरीके से। जबकि 1813 के चार्टर में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब एकाधिकार समाप्त किए थे, ट्रेड मोनोपोली समाप्त की थी। एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी एंड चाइना। तो चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए। तो व्यापारिक एकाधिकार जो समाप्त किए गए थे वो किससे किए गए थे, ठीक है। तो ट्रेड मोनोपोली जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए थे यहाँ पर पूरे तरीके से, ना चाय ना चीनी। लेकिन अगर पूछा जाए कि चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किए गए, तो 1813 में। लेकिन पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किए गए, 1833 में। यानी सीधी बात है कि अब कोई भी भारत में व्यापार करने के लिए आ सकता था। तो ब्रिटिशर्स खूब आए अब यहाँ पे व्यापार, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि यहाँ बहुत लूट है, सारा पैसा खा लो इनका, ठीक है। इसके अलावा तीसरे चार्टर ने बेटा एक विधि सदस्य, किसकी बात की, विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर की भी बात की। तो यहाँ पर पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी
उसमें एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था, और यही विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो अब सीधी सी बात है कि मैकाले आएंगे, और मैकाले क्या लेके आएंगे? तो मैकाले की जो अंग्रेजी शिक्षा नीति है, ये आपकी इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे। और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को क्या कहा जाता है? बताओ कोई भी। लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी को हम जानते हैं कि आज जो अंग्रेजी हमें पढ़नी और पढ़ानी पड़ती है, उसकी देन यही मैकाले है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने कौन सा सिद्धांत दिया था शिक्षा का? ये आ चुका है एग्जाम में, बोलो जल्दी से बेटा कोई भी। अरे वुड डिस्पैच यहाँ कहाँ से आ गया? अब देखो, बस यही तो गड़बड़ है, इसीलिए तो क्वेश्चन गलत होते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल अलग है। ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच आएगा 1854 में, और क्या इनका टेन्योर है ये? तो इसको तो छोड़ दो आप एक तरफ। ये आएगा बेटा डलहौजी के समय में। किसके समय में? चार्ल्स वुड जो है वो भारत में शिक्षा के सुधार के लिए डिस्पैच लेके आएंगे। इसे हम भारत की शिक्षा, अभी उस पर नहीं जाते हैं, भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, लेकिन ये डलहौजी के समय का। इसको एक तरफ कर दो। इसे क्या बोलते हैं बताओ कोई लाइव में? अरे पूछा गया है बाबा। फिल्ट्रेशन थ्योरी, हिंदी में कहते हैं निस्यंदन सिद्धांत। करो याद, निस्यंदन सिद्धांत क्या है ये? निस्यंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी है। अब मजेदार बात ये थी, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी इतनी बढ़िया है, इन भाई साहब ने क्या कहा मैकाले ने कि आप ना जो अमीर लोग हैं, जो फ्यूडेटरीज लोग हैं, जो सामंत लोग हैं, जमींदार लोग जो हैं, उन्हें शिक्षित कर दो और अंग्रेजी में सिखाएंगे साहब हम, और उनसे जो शिक्षा है छन छन के निचले वर्ग तक पहुंच जाए। फिल्टर हो रही है ना, मतलब ऐसे समझो कि तीन आप लोग जमींदार लोग हो, आप बैठे हो, ठीक है, तो आपको सिखा दिया अंग्रेजी, आपको सिखा दी, आपको सिखा दी, आप अपने नीचे वालों को सिखाते रहना। तो जो शिक्षा है वो छन छन के कहाँ जाए? निचले स्तर तक पहुँच जाए। और बेसिकली इनकी अंग्रेजी शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था कि वो एक ऐसा अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग तैयार करना चाहते थे, एक ऐसा वर्ग खड़ा करना चाहते थे जो उनकी तरह सोचे, उन्हीं की तरह समझे, और उनका सपोर्टिव क्लास हो। ठीक है, तो सूट बूट पैंट वाला जो क्लास खड़ा किया इन्होंने, ये इनकी, आज आप जानते हो जैसे एक व्यक्ति इंग्लिश बोले, एक व्यक्ति इंग्लिश ना बोल पाए, तो हिंदी में भले ही वही उत्तर सेम दे, लेकिन उसे बुद्धू माना जाता है। तो ये भाई साहब मैकाले की शिक्षा नीति की देन है, जो आज भी थोड़ी थोड़ी लागू होती है। आपने भी सुना होगा कि कोई अंग्रेजी में बोल दे तो विद्वान, और ना बोल पाए तो गधा। हिंदी में वो कितनी अच्छा बोल ले, होता है ना ऐसा, थोड़ा बहुत तो आप मानते होंगे ये। तो ये ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी, इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है, ये मैकाले भाई साहब हैं। लेकिन बदलते परिदृश्य में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी क्यों नहीं हो, आपको सब सीखना चाहिए। आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए। और यही है हमारे राजा राम मोहन राय, विद्वान व्यक्ति हैं जो बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज को जानते थे। मतलब हिंदी अंग्रेजी क्या, ये पारसी भी जानते थे, ये फ्रेंच भी जानते थे, ठीक है, ये बहुत सारी, मतलब 8-10 भाषाओं के ज्ञाता व्यक्ति थे, आधुनिक भारत के जनक। तो ये आपका किसके समय है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय है। तो 1828 से लेके 33 तक तो ये रहेंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर से ये क्या बन जाएंगे? भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाएंगे। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 34 से 35 तक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में काम करेंगे। इन्हीं के समय में एक थर्ड चार्टर में विधि सदस्य की नियुक्ति होगी, लॉ मेंबर की, और ये होगा लॉर्ड मैकाले। तो पूछा जाता है गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहला विधि सदस्य या फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन या निष्पंदन का जो सिद्धांत था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये 1774 से 1833 तक थे बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल में गवर्नर जनरल कहाँ से शुरू हुए? 1774 से शुरू हुए और 1833 तक चलेंगे। लास्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बनेगा 1833 में, और उसके बाद 1834 से कौन शुरू हो जाएंगे? ठीक, ये जो भारत का पहला गवर्नर जनरल है ये यहीं से तो बनेगा, और कहाँ तक रहेंगे अब ये? 1858 तक। मतलब ये नहीं ओवरऑल, भैया नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो पता चले कि कुछ और ही मटिया में ऐड कर दो। लो ये बना दिया हमने इसको बस। ठीक है, तो ये जितनी बातें यहाँ लिखी हैं बेटा, हर एक बात पे क्वेश्चन आया है। जैसे सती प्रथा की समाप्ति खूब बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर राजा राम मोहन राय की डेथ बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा चार्टर कब आया था, बहुत बार पूछा गया। और तीसरे और दूसरे चार्टर में अंतर आप ध्यान रखिएगा। दूसरे चार्टर में क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए, लेकिन चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर एबोलिश द, ठीक है ना, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट क्या? टी एंड चाइना। चाय और शक्कर नहीं, चाय और चीन। तो चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए 1813 में। और पूरे तरीके से जो व्यापारिक एकाधिकार थे, मतलब अब चाहे कोई भी ब्रिटिशर्स हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिशर्स हो, सब एक जैसे तरीके से व्यापार करेंगे। तो टोटल ट्रेड मोनोपोली, मतलब चाय और चीन के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था, जो मोनोपोली या एकाधिकार होता था यहाँ 1833 में। और इसी के द्वारा लॉ मेंबर भी यहाँ पर ऐड किया गया था। तो हम पहुँच गए हैं 1835 तक। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो किसी की तो मुझे बता दीजिए। ये हो गया 1835 तक की कहानी। अब 1835 से 36 में अगर हम जाएं तो कौन आएंगे भैया, बताओ? 1835 से 36 तक कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन से मेटकॉफ? तो चार्ल्स मेटकॉफ। और मेटकॉफ के समय की एक ही इम्पॉर्टेंट घटना, इन्हें कहा जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। क्या हैं ये? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, अब नहीं लिख पे बन रहा है यहाँ। तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा बैक में जाके समझाएंगे थोड़ा एक आध बात, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1835 से 6 के बीच में चार्ल्स मेटकॉफ आएंगे। इन्हें कहते हैं, ये खूब आया है ये क्वेश्चन भी, कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन है? तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाने जाते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। एक बार और चार्ल्स मेटकॉफ आए थे बेटा, वो मैं आपको बताऊं। फिर से हमें उसके लिए जाना होगा मिंटो फर्स्ट के पास। किसके पास? मिंटो फर्स्ट के पास। मिंटो फर्स्ट का टेन्योर 1807 से 13 है। इन्हीं के समय चार्टर आया। कौन सा? सेकेंड चार्टर आया था। इन्हीं के समय बेटा ये जो मिंटो फर्स्ट थे, यहाँ पर हुई है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। किसकी संधि? अमृतसर की संधि। तो ये जो बेटा 1809 में, कब? 1809 में कब हुई? नहीं है बिल्कुल याद, एकदम चेहरा गोल। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की जो संधि हुई है 1809 में हुई है, जिन्हें अभी हमने गवर्नर जनरल के रूप में पढ़ा, मेटकॉफ को। यहाँ पता है मिंटो सेकेंड के बिहाफ में मेटकॉफ, और दूसरी तरफ थे राजा रणजीत सिंह। तो बेटा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स मेटकॉफ, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 बिटवीन द चार्ल्स मेटकॉफ एंड राजा रणजीत सिंह। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो थे वो मिंटो सेकेंड के बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव थे, और यहाँ थे राजा रणजीत सिंह। और याद रखना चार्ल्स मेटकॉफ यहाँ गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है। ये कब बनेंगे भारत के गवर्नर जनरल? तो ये बनेंगे बेटा यहाँ पर जाके चार्ल्स मेटकॉफ जो हैं गवर्नर जनरल बनेंगे 1835 से 36 के बीच में।
और उससे पहले 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ आएंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे मिंटो फर्स्ट के, जो करेंगे राजा रणजीत सिंह से संधि। तो अगर बाई चांस आपसे मेटकॉफ पूछ लिए जाएं तो आप इनमें इतनी बातें बता देंगे। 36 तक पहुंच गए हम, 1836 तक, और 1836 से अब आगे कौन, 1836 से कब तक कौन है भाई, तो लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये जो ऑकलैंड है ये यहाँ पर आ जाएंगे, लॉर्ड ऑकलैंड। और ऑकलैंड के समय की कोई घटना आप बता सकते हैं? लिंक चली गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि 1836 से लेके 42 तक ऑकलैंड आएंगे, और ये जीटी रोड की रिपेयरिंग वाले हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। और आप जानते हैं कि ये जो जीटी रोड है ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है। इनको आप इतना याद रखिएगा, बस ज़्यादा कुछ इनसे नहीं पूछा गया। इसके बाद हम 1842 से देखेंगे, तो 42 से कब तक, 44 तक कौन से गवर्नर जनरल, तो यहाँ आएंगे लॉर्ड एलन बरो। तो ये जो लॉर्ड एलन बरो होंगे बेटा, इनको आपको ध्यान रखना है। हमने आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी है, और लॉर्ड एलन बरो के समय 1843 में यहाँ पर किसकी समाप्ति हो गई, दास प्रथा की। तो जो दास प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम जो है, दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। और यहाँ पर रेगुलेशन कौन सा होगा, ये या रेगुलेशन या एक्ट, तो ये जो रेगुलेशन है या एक्ट है, या हम इसे क्या कहें, सेक्शन, धारा। तो बेटा ये धारा 5 है, ये यहाँ तक पूछ लिया। तो देखो धारा 5 को कैसे याद रखोगे, स्लेव सिस्टम है ना, दास, तो स्लेव में 5 और नहीं तो वी, ठीक है। तो स्लेवरी या दास प्रथा को समाप्त किया था किसने, लॉर्ड एलन बरो ने। तो लॉर्ड एलन बरो के समय 1843 में बेटा दास प्रथा को समाप्त किया था। यही एकमात्र क्वेश्चन है जो एग्जाम में इनसे पूछा जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो स्लेवरी या स्लेव सिस्टम को किसने समाप्त किया, लॉर्ड एलन बरो ने किया था, सेक्शन 5 के अंतर्गत। तो मैं तो स्लेव से याद रख लेता हूँ, आप देख लो कैसे याद हो सकता है आपको। और इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि 1844 से 8 तक कौन थे, हार्डिंग फर्स्ट, ठीक है, सेकंड नहीं है, ये गलती से लग रहा है ये यहाँ पे। तो हार्डिंग फर्स्ट जो हैं 1844 से 48 के बीच में रहेंगे। हार्डिंग फर्स्ट से आप अभी कुछ भी मत पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जो आएंगे ये है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। 48 से 56 तक डलहौजी, तो ये आ जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, और यही है कांडी व्यक्ति। तो ये 1848 में ही लेके आएगा क्या, बताइए, हड़प की नीति या हड़प का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। कौन सा सिद्धांत, अरे रे हाथ कभी कभी चलता नहीं है इस पे, ऐसा लगता है। चलो, ये है हड़प की नीति या हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आएगा बेटा। ये कौन सा सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जैसे आपको याद हो तो डलहौजी के समय सहायक संधि शुरू हो रही थी उसके टेन्योर से, ऐसे ही डलहौजी के समय, हाँ नहीं, मैंने ये बोला कि वेलेजली के समय बोला, डलहौजी बोल दिया, कोई बात नहीं, फिर से बोल देते हैं भैया। अरे भगवान, बच्चे बहुत ही खतरनाक हो गए। 1798 सहायक संधि, अब आप ही बता दो उत्तर। हाँ, वेलेजली के समय। भावनाओं को समझो यार, ऐसे थोड़ी होता है।
सहायक संधि वेलेजली के समय शुरू हुई, ऐसे ही डलहौजी के समय हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शुरू होती है और ये सताएगा, हड़पेगा, तो पहला राज्य बनेगा सतारा। ठीक है, तो सतारा जो होगा इसको सता दिया जाएगा 1848 में। तो सबसे पहले जो सताया सा राज्य होगा वो 1848 में होगा सतारा, फिर 1849 में, ठीक है बेटा, 1849 में जैतपुर कोमा, दोनों राज्य एक साथ सताए जाएंगे, जैतपुर और संभलपुर। ये कब? 1849 में। ठीक है, फिर इसके बाद 1850 में बघाट, और फिर इसके बाद 51 नहीं है बेटा, बघाट के बाद क्या आएगा? उदयपुर। फिर इसके बाद 1853, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो झांसी, और इसके बाद, ठीक है, अब कौन? तो सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, फिर कौन? नागपुर, फिर कौन? करौली, और फिर कौन? अवध। तो अवध जो है बेटा कब? 1856 में। तो अवध को कुशासन के आरोप में हड़पा गया था, जबकि ये सब किसके आधार पर? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के आधार पर हड़पे जा रहे थे। अवध को कुशासन के आरोप में, यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अवध को कुशासन के आरोप में जो हड़पा गया था, ये रिपोर्ट किसने दी थी? ठीक है, तो जेम्स आउट्रम, किसकी रिपोर्ट के आधार पर? ठीक है, तो जेम्स आउट्रम जो थे, तो जेम्स आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर इसे हड़पा गया था। किसको? अवध को। तो ये ध्यान रखना है कि जो जेम्स आउट्रम रिपोर्ट थी, कौन सी रिपोर्ट थी बच्चे? जेम्स आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किसको हड़प लिया गया था? अवध को हड़प लिया गया था। और करौली के साथ में ये हुआ था कि करौली को हड़पा इन्होंने हड़प नीति के अकॉर्डिंग, लेकिन ये कैंसिल हो गया था बाद में। तो पूछा जाता है किसका लागू नहीं हो पाया? तो करौली, जय माता दी, करौली की माता है, तो भैया नहीं करेंगे लागू। ठीक है, नागपुर हो गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अवध जो था वो कुशासन के आरोप में, ठीक है, कैसा? माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर इसे हड़प लिया गया। और इसमें जो रिपोर्ट थी वो किसकी रिपोर्ट थी? जेम्स आउट्रम रिपोर्ट थी। पहला ऑप्शन होता है डलहौजी, और यही लगा के लोग खत्म कर देते हैं प्रश्न को। तो डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, याद रखिएगा, उनकी जांच कमेटी वाले, रिपोर्ट वाली कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे। तो जेम्स आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन के आरोप में हड़पा गया था। ठीक है, तो ये 1848 से 56 तक की बातें तो एक तरफ ये हो जाती हैं। इसके अलावा भी भैया इनके समय में बहुत काम हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एक तो मैं बोलूं तो लोक निर्माण विभाग, कौन सा विभाग? ठीक है, इसे बोलते हैं PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये भी डलहौजी के समय आया। आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक विभाग है, जहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा आता है। तो लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसी के समय। इसके अलावा बेटा 1853 में पहली जो रेल थी, ठीक है, कब चली? 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई ठाणे के बीच। तो मुंबई से ठाणे रेलवे स्टेशन के बीच में 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर के लिए ये ट्रेन चली मुंबई से ठाणे के बीच में। और 1854 में अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, कौन सा डिस्पैच? वुड्स डिस्पैच। तो जो वुड्स डिस्पैच था वो यहाँ आया था, और वुड डिस्पैच को ही, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चार्ल्स वुड्स लेके आए थे ये वुड्स डिस्पैच। और ये जो वुड्स डिस्पैच था बेटा,
ठीक है, यही कहलाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या है ये? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। कई बार पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जो है वो 1854 में वुड डिस्पैच के माध्यम से आया था। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक बात बताई थी आपको, इनको अलग करना नहीं तो पता चले कि ये वेले जली यहाँ आ जाएं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 1793 में पहला चार्टर, 1813 दूसरा, 1833 तीसरा, 20 साल ऐड करो तो 1853 में क्या आएगा? चौथा चार्टर। कौन सा चार्टर? तो फोर्थ चार्टर जो है वो इन्हीं के समय आएगा बेटा, डलहौजी के समय। और यहीं से भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाएं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1853 के चार्टर के माध्यम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या कहाँ प्रावधान था? तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रोविज़न था वो 1853 के फोर्थ चार्टर के अंतर्गत बताया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद अंतिम रूप से अगर हम देखें तो 1856 में डलहौजी के समय बेटा एक विधेयक आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विडो रीमैरिज, ठीक है, बिल, एक्ट नहीं, विधवा पुनर्विवाह विधेयक। तो विडो रीमैरिज बिल जो है इसके समय आता है बेटा, जबकि यही विडो रीमैरिज एक्ट के रूप में बनेगा कैनिंग के समय में। तो बिल इसके समय में आया कि विधवाओं को अब आप पुनर्विवाह कर सकते हैं, किसी तरीके की रोक टोक नहीं होगी। और इसके बाद 1856 में जब इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा डलहौजी का, तो किसका टेन्योर आएगा? लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर आएगा। और कैनिंग के समय ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के रूप में आ जाएगा। तो इसके बाद जो हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं 1856 से लेके इनका जो टेन्योर है वो 62 तक है। और ये आएंगे कैनिंग। कौन आएंगे? कैनिंग। और कैनिंग के समय में जो हम अभी बोल रहे थे 1856 का क्या, विडो रीमैरिज बिल की जगह ये हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और इस अधिनियम में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ईश्वर चंद विद्यासागर की, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1857 में क्या होगी? 1857 की क्रांति। तो 1857 रिवॉल्ट के समय कौन? कैनिंग। इसके अलावा बेटा 1857 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो 3 यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बने थे। कौन बने थे यहाँ पर? 3 विश्वविद्यालय, तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। सी से कलकत्ता, बी से बॉम्बे और एम से मद्रास। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इन्हीं के समय में बनेंगी। और यहाँ पर बेटा 1858 का जो एक्ट है इसे हम गुड गवर्नेंस एक्ट, कौन सा एक्ट? गुड गवर्नेंस एक्ट, अच्छे शासन का अधिनियम, या इसी को हम कहें भारत शासन अधिनियम। क्या कह सकते हैं? भारत शासन अधिनियम 1858। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस एक्ट के माध्यम से बेटा जो गवर्नर जनरल थे अब उन्हें वाइसराय भी कहा जाने लगा। और ये जो कैनिंग था ये बन जाता है भारत का पहला वाइसराय। और 1857 की क्रांति हो गई थी, तो इसी के चलते 1 नवंबर को क्या हो जाता है बेटा? रानी की घोषणा हो जाती है। किसकी घोषणा?
क्वींस डिक्लेरेशन या रानी की घोषणा होगी और इससे बहुत सारी चीज़ें भारत की जो हैं वो बदल जाएंगी। ठीक है, और यहीं पर एक दिन के लिए इलाहाबाद जो है वो राजधानी बनेगी। देखो नॉर्मली पहले कलकत्ता थी राजधानी और 1912 में राजधानी दिल्ली शिफ्ट होती है, लेकिन बीच में एक दिन की जब रानी की घोषणा कौन पढ़ेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग जो है रानी की घोषणा को पढ़ेंगे, तो इसी समय राजधानी जो है वो क्या बनेगी, इलाहाबाद बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में 1861 में बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है और वो है इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसे हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम। और इस भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से बेटा एक सिस्टम है जो मैंने अभी आपको एक दिन पहले ही बताया था, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, यानी कि विभागीय व्यवस्था। तो ये विभागीय व्यवस्था भी किसके समय शुरू होगी? कैनिंग के समय। और चूंकि विभागों में बट गया यानी अब डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया, विकेंद्रीकरण, जबकि विलियम बेंटिक के समय सेंट्रलाइजेशन हुआ था, केंद्रीयकरण, ये याद रखिएगा। और इसी एक्ट से जो 3 हाई कोर्ट है, 3 उच्च न्यायालय, इनकी भी बात की जाती है। तो पूछा जाता है कि 3 जो हाई कोर्ट है उनके लिए एक्ट तो क्या है? हाई कोर्ट एक्ट, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय अधिनियम या हाई कोर्ट एक्ट जो है ये भी कब का है बेटा? 1861 का है हाई कोर्ट एक्ट। जबकि हाई कोर्ट जो स्थापित होंगे वो होंगे 1862 में जाकर। तो अब यहाँ से भारत जो है वो चेंज होगा इस गुड गवर्नेंस एक्ट या भारत शासन अधिनियम से, और इसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल हैं अब वो वाइसराय भी कहलाएंगे। तो वाइसराय ऑफ इंडिया पहला कौन बनेगा? पहला बन जाएगा कैनिंग। इसके अलावा बेटा एक पद यहाँ पे बनेगा भारत सचिव। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद यहाँ पर सृजित होगा। और यहाँ पर इसी एक्ट के माध्यम से क्या होगा, भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका शासन समाप्त हो जाएगा। तो एबोलिश द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। तो किसका शासन समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो एबोलिश द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो इंडिया में, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है समाप्त हो जाएगा। और अब यहाँ पे शासन कौन होगा, किसके अंडर में होगा? डायरेक्ट द ब्रिटिश क्राउन के अंडर में शासन जो है वो हो जाएगा। और फर्स्ट वाइसराय कौन बन गए थे हमारे? लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो बन जाएंगे। तो ये पूरी बातें जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय की रहेंगी। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि 1858 के एक्ट के लागू होने के बाद वाइसराय शुरू हो गए। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पहले वाइसराय कैनिंग बने, यानी अब जो तीसरी स्थिति थी, पहली बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, और अब यहाँ से जो शुरू होगी कहानी वो होंगी भारत के वाइसराय की कहानी। तो पहले वाइसराय कैनिंग बनेंगे और फिर उसके बाद से 62 के आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक कोई भी कहानी हो तो बोलिए। हाँ हाँ, मतलब उसका कुछ स्पेसिफाई नहीं दिया है तो हम यही मान के चलें। ठीक है, तो कैनिंग को याद रखिएगा। 1856 से लेके 62 तक का जो टेन्योर है वो लॉर्ड कैनिंग का है। और इनके समय में जब आप क्रम से चलेंगे तो सबसे पहले बेडोरी मैरिज एक्ट यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था ये। 1857 रिवॉल्ट, और 1857 में ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी। 1858 का एक्ट गुड गवर्नेंस एक्ट या भारत शासन अधिनियम, और इसी के आधार पर रानी की घोषणा। और इस एक्ट के माध्यम से भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत सचिव का पद,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और इस इंडियन काउंसिल एक्ट से पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय व्यवस्था और उच्च न्यायालयों के लिए हाई कोर्ट एक्ट। तो उच्च न्यायालय अधिनियम जो है वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ही थे बेटा, यहाँ पर भी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 उच्च न्यायालय जो हैं वो, लेकिन ये यहाँ 1861 में नहीं बनेंगे। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो हैं वो बनेंगे 1862 में जाकर। यहाँ तक हमने ये बात कर ली। ठीक, धन्यवाद।